सभी को नमस्कार। पिछली शताब्दी नाट्यशास्त्र के पुनराविष्कार की शताब्दी रही है। नाट्यशास्त्र मध्यकाल में उत्तर भारत में कम से कम लुप्त हो गया था और दक्षिण में भी कुछ चाक्यारों के पास जो पारंपरिक रंगमंच करते थे मंदिरों में, उनके पास नाट्यशास्त्र की पोथियां थीं। उसका पठन पाठन बंद हो गया था। 19वीं शताब्दी में नाट्यशास्त्र की पोथियों की खोज आधुनिक विद्वानों के द्वारा करने का उपक्रम जब हुआ और कुछ पोथियां उसकी प्राप्त हुई, उसके कुछ कुछ अध्याय प्रकाशित होने लगे और 1894 में काव्यमाला सीरीज में पहला उसका पूरा संस्करण सामने आया मूल संस्कृत में। उसके बाद उसके अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में अनुवाद आरंभ हुए। तो इस सारे उद्यम को 100 साल भी नहीं बीते हैं और इन 100 सालों में नाट्यशास्त्र भारतीय रंगमंच के कहीं न कहीं केंद्र में आता गया है। वह निरंतर चर्चा में बना रहा है और यह सवाल उठाया जाता रहा है कि नाट्यशास्त्र जैसा ग्रंथ 2000-2500 साल पहले भारत में लिखा गया, जो एक पूरे रंगमंच की व्याख्या करता है, रंगमंच के दर्शन की व्याख्या करता है, उसके सौंदर्य शास्त्र को बताता है, उसके सारे शिल्प को, उसकी पद्धतियों को भी बताता है, तो क्या उसके अनुसार आज प्रयोग किए जाने चाहिए। और जो चर्चाएं आरंभ हुई विशेष रूप से 1970 के बाद संस्कृत के पंडितों और रंगकर्मियों के बीच नाट्यशास्त्र को लेकर के चर्चाएं होने लगी, विचारों का आदान प्रदान होने लगा और यह माना गया कि संस्कृत रंगमंच एक संभावना हमारे समय में बन सकती है। तब से लगाकर यह संभावना धीरे धीरे अब साकार हो रही है और संस्कृत रंगमंच भारतीय रंगमंच की अपनी एक पहचान बना सकता है, यह भी माना जा सकता है। संस्कृत रंगमंच क्या है, इस पर पहले विचार हम करेंगे और उसकी क्या संभावना है और क्या उसका व्यवहार सचमुच में हो रहा है, इस पर हम विचार करेंगे। संस्कृत रंगमंच को हम केवल संस्कृत नाट्य या नाट्य भी कह सकते हैं और इसकी यात्रा हमारे देश में कम से कम 5000 साल पहले से और भी पहले से चली आ रही है। उस पर मैंने अन्यत्र बात की है। संस्कृत रंगमंच की विकास यात्रा शीर्षक से YouTube के इसी चैनल पर मेरे 2 व्याख्यान हैं और संस्कृत रंगमंच की प्रासंगिकता कावलम नारायण पणिक्कर के संदर्भ में इस शीर्षक से भी व्याख्यान है। उनमें जो बातें छूट गई हैं उनको लेते हुए मैं यह कहूँगा कि 20वीं शताब्दी में संस्कृत नाट्य का नया अवतार हुआ और संस्कृत रंगमंच या संस्कृत थिएटर यह एक शब्द हमारे बीच प्रचलित हुआ। संस्कृत रंगमंच एक पारिभाषिक संज्ञा के रूप में हमारे रंग व्यवहार में आया। तो संस्कृत रंगमंच और संस्कृत नाटक ये 2 अलग अलग संज्ञाएं हैं, इनको पर्याय नहीं समझ लेना चाहिए। संस्कृत का नाटक यदि खेला जाए तो हर बार वह संस्कृत रंगमंच नहीं हो जाता। उसको जो बॉक्स थिएटर, चौखटे का रंगमंच या प्रोसिनियम थिएटर है, पर्दा लगा कर के जो पाश्चात्य शैली में नाटक खेला जा रहा है, उसी शैली में उसी के मूल्यबोध के साथ यदि हम कालिदास का भवभूति का नाटक भी करते हैं तो संस्कृत रंगमंच नहीं कहा जाएगा, भले ही वह संस्कृत भाषा में नाटक किया जा रहा हो। इस तरह के प्रयोग होते रहे हैं। 19वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी में अनेक संस्थाएं इस प्रकार के प्रयोग करती आई हैं, पर ऐसे सभी प्रयोग संस्कृत रंगमंच नहीं कहे जा सकते। एक झीनी सी विभाजक रेखा है बीच में, कहीं कहीं वो संस्कृत रंगमंच को छूने लगता है। यथार्थवादी शैली में जो किया गया प्रयोग है, अपनी संवेदनाओं के द्वारा, अपनी कल्पनाशीलता के द्वारा
वह संस्कृत रंगमंच के निकट भी आ जाता है, पर वह पाश्चात्य पद्धति जो हमारे ऊपर औपनिवेशिक काल में थोपी गई और उससे जुड़ा हुआ जो मूल्यबोध है कला का, उसके प्रभाव से वह किया जा रहा है रंगमंच, तो वह संस्कृत रंगमंच वस्तुतः नहीं होगा। हर संस्कृत नाटक जो खेला जाता है वो संस्कृत रंगमंच नहीं हो जाता। तो संस्कृत रंगमंच कब होगा? हम यह मानते हैं कि नाट्यशास्त्र में रंगमंच की कुछ विशिष्ट प्रविधियां, पद्धतियां, रंगमंच के व्यवहार बताए गए हैं। उनके पीछे एक जीवन दृष्टि है, उनके पीछे एक मूल्यबोध है, और रंगमंच का एक दर्शन उनके पीछे है। तो नाट्यशास्त्र में बताई गई प्रविधियों, पद्धतियों, उसमें निहित जो जीवन दृष्टि है, उसके साथ यदि कोई नाटक खेला जाता है तो वह संस्कृत रंगमंच कहा जाएगा। उसमें भारतीय मूल्यबोध जो भरत मुनि अपने रस के विमर्श में बताते हैं वह रहेगा। वहाँ रस पुरुषार्थ से जुड़ कर के ही आता है, बगैर पुरुषार्थ बोध के रस नहीं होता। इसलिए केवल मनोरंजन है या केवल प्रेम के दृश्य दिखाए जाएं वहाँ रस हो जाएगा, वहाँ श्रृंगार रस हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ हैं, 4 जीवन के मूल्य हैं, वैल्यूज़ हैं। और रस की निष्पत्ति जहाँ होगी, रसबोध जहाँ होगा, वहाँ पुरुषार्थ बोध होगा, वैल्यूज़ के लिए मोटिवेशन होगा, पुरुषार्थों के लिए अभिप्रेरणा होगी ही। यदि नहीं होती है तो वह रसास्वाद नहीं है, वह हल्का चित्त रंजन हो सकता है। तो वे सारी प्रविधियाँ, पद्धतियाँ जो भरत मुनि बताते हैं वह उस जीवन मूल्य को हासिल करने के लिए, उसकी ओर बढ़ने के लिए, उसके संस्कार जागृत करने के लिए हैं। और इस दृष्टि से एक विशिष्ट रंगमंच की परिकल्पना भरत मुनि अपने नाट्यशास्त्र में करते हैं। तो यह माना गया कि इसकी संभावना हो सकती है, और अनेक रंगकर्मी आए 20वीं शताब्दी में इस दिशा में, जिन्होंने काम किया। पंडितों के साथ उनका विचार विमर्श भी हुआ, जिसमें कमलेश दत्त त्रिपाठी, आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जैसे श्रेष्ठ पंडित जन थे एक और, दूसरी ओर कावलम नारायण पणिक्कर, हबीब तनवीर, बीवी कारंत, रतन थियम, विजया मेहता, शांता गांधी आदि आदि रंग निर्देशक भी थे। और संस्कृत रंगमंच व्यवहार में लाया जा सकता है, इसकी संभावना चर्चाओं में और प्रयोगों में उभरी। और भी कई नाट्य निर्देशक, उन्होंने इस दिशा में काम करना आरंभ किया। शांता गांधी के तो प्रयोग बहुत चर्चित हुए हैं, उनकी अन्यत्र मैंने चर्चा की है। और गोवर्धन पांचाल, उन्होंने दूतवाक्यम का प्रयोग कराया, भरत सम्मत रंगमंच पुनः बनवा करके, और अभिनय के जो विधान हैं भरत मुनि के, उनको स्वीकार करके। और भी इस तरह के निदेशक कमल वासिष्ठ, महेश चंपक शाह, भारत रत्न भार्गव, बंसी कोल आदि सामने आए, और अनेक प्रयोग हुए जो चर्चित भी हुए, उन पर चर्चाएं भी हुई। तो संस्कृत रंगमंच की अपनी एक पहचान 20वीं शताब्दी के आखिरी दशकों में बनने लगी, और यह स्वीकार किया गया कि संस्कृत रंगमंच यूरोप की यथार्थवादी शैली के नाट्य से अलग है। वह प्रोसेनियम थिएटर नहीं है, उसका दिक्काल बोध अलग है, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम और स्पेस उसका अलग है। वह पश्चिमी रंगमंच से भिन्न है। उसमें समय की सदा एक रेखीय गति नहीं होती, काल बोध अलग होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड स्पेस जो उसका है वह अलग होता है, और उसका रंगानुभव भी अलग होता है। थिएटर का जो एक्सपीरियंस उसका है वह अलग होता है। चक्रीय गति उसमें समय की हो सकती है, यथार्थ की उसमें हूबहू अनुकृति नहीं होती, त्रिलोकी के भावों का अनुकीर्तन उसमें होता है। तो संसार के सारे भाव साधारणीकरण की प्रक्रिया से सार्वजनीन बनकर प्रेक्षक के अनुभव का हिस्सा इसमें बन जाते हैं। तो प्रयोग और प्रेक्षक के, अभिनेता और प्रेक्षक के रिश्ते भी इसमें अलग हो जाते हैं। तो इस दृष्टि से संस्कृत रंगमंच उसकी एक खासियत है,
और उसको स्वीकार किया जाना चाहिए। और इस संस्कृत रंगमंच की अवधारणा को अपनाकर जो प्रयोग किए गए उनमें 3 पक्ष सामने आए। एक तो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में प्रतिपादित नाट्य मंडप का ढांचा बना करके उस पर नाटक खेलने का प्रयास किया गया। गोवर्धन पांचाल ने इस तरह का किया और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में भी इस प्रकार के प्रयोग हुए। उसमें रंगपीठ, रंगशीर्ष, मतवारणी, सोपानाकृति पीठ वाला प्रेक्षागार, कक्षा विभाग और जवनिका, इनको भरत मुनि ने जैसा बताया है उसके अनुसार अपना करके और नाटक खेलने का प्रयास किया गया। यह एक उसका चरण था। दूसरा चरण यह था कि दूसरा पक्ष यह था कि भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में निरूपित जो अभिनय की प्रविधियां हैं, विशेष रूप से आंगिक अभिनय की प्रविधियां, उनमें से कितनी कोटियों को अपनाया जा सकता है। अपार कोटियां हैं, बहुत सारा वर्गीकरण है, 64 हस्त हैं। उनमें से चुने हुए हस्त कुछ लेकर हम नाटक में उनका प्रयोग आरंभ करें। 13 प्रकार के शीर्ष हैं, 36 प्रकार की दृष्टियां हैं। इनका यथासंभव प्रयोग करते हुए नाटक के विभिन्न दृश्यों में किस प्रकार से हम इनको स्वीकार करके किसी दृश्य को साकार कर सकते हैं। वाचिक अभिनय में भी भरत मुनि ने विस्तार से बहुत सूक्ष्म दृष्टि से विधि विधान बताए हैं। काकू हैं, पाठ्यालंकार हैं और आहार्य अभिनय की प्रविधियां उनकी बहुत ही जटिल और विस्तृत भी हैं और बहुत वैज्ञानिक दृष्टि से उन्होंने आहार्य अभिनय का निरूपण भी किया है। तो यह दूसरा पक्ष था कि अभिनय प्रविधियों का उपयोग किया जाए और किस सीमा तक उपयोग हो सकता है उसकी संभावनाएं तलाशी जाएं। एक तीसरा पक्ष और सामने आया। ये दोनों पक्ष जो हैं वो स्थूल उपादानों पर अधिक निर्भर हैं। तीसरा पक्ष सूक्ष्मतर और अंतरंग तत्व को स्वीकार करता है। वह नाट्यशास्त्र में जो भावानुकीर्तन के द्वारा भाव जगत की उपस्थिति और पुनः उसको रचना, दिए हुए संसार को, उसके पीछे जो एक रचनाकार का स्वातंत्र्य और अंतर्निहित जीवन बोध या सृष्टि बोध है, उसको उतारने का प्रयास। तो यह 3 पक्ष हो सकते थे और तीनों में मुख्य बात यही है कि जो संस्कृत रंगमंच है वो मात्र मनोरंजन के लिए नहीं, मनोरंजन भी उसका एक पक्ष है, पुरुषार्थ बोध के लिए वह होना चाहिए। जीवन मूल्यों की सृष्टि उससे होती है, उसमें इकहरा समय नहीं होता, उसमें त्रिलोकी उतरती हैं, भूत भविष्य वर्तमान तीनों उसमें सम्मिश्रित हो जाते हैं, तीनों लोक उसमें उपस्थित हो जाते हैं। रंगमंच उसमें एक साधना है, नाट्य एक यज्ञ बन जाता है, वो मनुष्य समाज को मुक्त करता है, मुक्ति के लिए होता है, चेतना के बंधनों को तोड़ता है और संपूर्ण सृष्टि के बीच मनुष्य को प्रतिष्ठित करता है। जो भरत मुनि का रंगमंच है, जो संस्कृत रंगमंच है, वहाँ प्रकृति और मनुष्य अलग अलग नहीं हुआ करते। जो संस्कृत नाटक में भी प्रकृति से मनुष्य के संबंध है और जैसा भरत मुनि रंगमंच की परिकल्पना करते हैं उसमें, तो पशु पक्षियों को, पेड़ पौधों को हम अभिनेता साकार कर सकता है अपनी काया से, और रंगमंच में पशु पक्षी हैं, प्रकृति हैं, वो सब सजीव हो जाते हैं। संस्कृत नाटकों में भी ये दृश्य आते हैं और संस्कृत रंगमंच में इनकी संभावनाएं बनती हैं। तो ये सारी अवधारणाएं जिस रंगमंच में प्रतिफलित होंगी वो संस्कृत रंगमंच कहलाएगा और उसकी संभावना, उसके प्रयोगों की, उसमें नवाचार की और नए प्रयोग करने की भी संभावना बनी हुई है। इस पर सवाल उठाया जा सकता है कि जिस जीवनचर्या की बात संस्कृत रंगमंच में की गई कि वह यज्ञ स्वरूप है और एक मूल्य बोध को, पुरुषार्थ बोध को प्रतिष्ठित करता है, तो वह सब तो बोध हमारे जीवन से लुप्त होता चला गया है। तो और उसकी अब आवश्यकता ही क्या आज के रंगमंच के लिए रह गई है। तो क्या उसकी संभावना है और इस तरह के प्रयोग क्या किए जाने चाहिए और किए जा सकते हैं। यह प्रश्न अपने आप में निरस्त हो जाता है क्योंकि इस तरह के प्रयोग तो किए जा रहे हैं और वो प्रशंसित भी हो रहे हैं। कवलम नारायण पणिक्कर हैं, कमल वासिष्ठ हैं, शांता गांधी हैं, विजया मेहता हैं। इन्होंने जो संस्कृत नाटकों के और अन्य भाषाओं के नाटकों के भी प्रयोग कराए और उसी में भी कारण थे। तो कहीं न कहीं नाट्यशास्त्र का मूल्यबोध उसमें आता है
उसकी पद्धतियाँ आती हैं, कहीं कहीं अनजाने आती हैं लोकनाट्य से जो उनका संपर्क है उसके कारण, क्योंकि लोकनाट्यों में भी भरत मुनि की जो चेतना है रंगमंच की, वह संक्रांत होकर के चली आई है हम तक। तो यक्षगान है, कथकली है, कूडियाट्टम है, ये जो भारतीय शास्त्रीय रंगमंच और लोकनाट्य के बीच की कड़ियाँ जोड़ने वाले रंगमंच के प्रस्थान हैं, उनमें भी नाट्यशास्त्र की परंपराएं जीवित हैं। तो जो रंगकर्मी उनसे परिचित होकर के रंग व्यवहार करते आ रहे हैं और वो नाटक खेलते हैं, उनमें भी संस्कृत रंगमंच का एक रूप सामने आता है। तो ऐसे रंगमंच की अभी आवश्यकता है, क्योंकि वह हमको संकीर्ण दुनिया से एक बड़े संसार में ले जाती है। रंगमंच की बड़ी दुनिया और बड़ी संभावनाएं वो बनाती हैं। और नाट्यशास्त्र बंदी बंधाई तकनीकों तक सीमित नहीं है, एक पोथी ही नाट्यशास्त्र नहीं है, वह एक परंपरा है। तो जो परंपराएं संपूर्ण भारत में कहीं प्रचलित रही हैं, उनकी शेष कथा भी नाट्यशास्त्र इंगित करता है। और जो शास्त्र में नहीं बताया गया है उसको लोक में खोजने पर नाट्यशास्त्र बल देता है। और लोक में उसे कैसे और कहाँ खोजा जाए, वृत्तियों और प्रवृत्तियों के स्वरूप के निरूपण में भरत मुनि बताते हैं। तो प्रयोक्ता की चेतना को रंगमंच की चेतना से जोड़ने का शास्त्र नाट्यशास्त्र है, और उस चेतना को फिर प्रेक्षक की चेतना से जोड़ने का शास्त्र है। तो उसके पीछे जो जीवन दृष्टि है और जो मूल्यबोध है, उसकी हमें आज आवश्यकता है। जो समग्र बोध जीवन का हमसे छूट गया है और बाकी सृष्टि से हमारा जो संबंध टूट गया है, वो इस रंगमंच की धारा में बना हुआ है। और उसको फिर से उसका एहसास, उसका अनुभव हमको प्राप्त हो सके, इसके लिए नाट्यशास्त्र और संस्कृत रंगमंच की आवश्यकता है। और उसकी संभावनाएं और उसमें नवाचार की संभावनाएं भी उतनी ही हैं। तो यह नहीं मानना चाहिए कि उसमें परंपरा अपने रूढ़ और जड़ अर्थ में आएगी तो वह एक प्राचीन रंगमंच की नकल जैसी लगेगा, ऐसा नहीं मानना चाहिए। और जो प्रयोग किए गए उनमें ऐसा हुआ भी नहीं है। तो संस्कृत रंगमंच हमारे समय में संभव है और व्यवहार में उतारा भी जा रहा है। व्यवहार में यदि वो उतारा जा रहा है और उतरता है तो अतीत की हूबहू अनुकृति नहीं होगी, अतीत की नकल नहीं होगी। ऐसी नकल वह नहीं होगी जिसमें कोई नयापन ना हो, उसमें नए प्रयोग की गुंजाइश सदैव सदैव रहेगी। तो उसमें शास्त्र की जड़ता और स्थिरता के कारण वह अनाकर्षक हो जाएगा, ऐसा नहीं मानना चाहिए। और उसमें नए प्रयोग की संभावना रहेगी। इसके बहुत से उदाहरण भी जो प्रयोग किए गए हैं नाट्यशास्त्र सम्मत प्रयोग, उनसे बताए जा सकते हैं। कावलम नारायण पणिक्कर कक्षा विभाग की जो भरत मुनि की अवधारणा है उसको लेते हैं, लेकिन वे उसको बहुत गतिशील बनाते हैं और उसकी कई व्याख्याएं वे अपने ढंग से करते हैं। स्वप्न दृश्य में, स्वप्न वासोदत्तम में एक स्वप्न की कक्षा है जिसमें कि सपना देखा जा रहा है, और एक उस स्वप्न से बाहर आने की कक्षा है। आवेश में पहुंचने की कक्षा और आवेश से मुक्त होने की कक्षा है। तो ये कक्षाएं बनाते हुए जो भरत मुनि ने बताई हैं, वो उसको बंधे बंधाए लीक जो भरत मुनि की है उस तक सीमित नहीं रहने देते। उसकी गत्यात्मकता हमारे समय में कितनी है इसको बताते हैं। और मतवार्णियों का भी उसी प्रकार से प्रयोग करते हैं। मतवार्णियों को भी वो गतिशील बना देते हैं। तो ये संभावनाएं नाट्यशास्त्र में ही हैं, क्योंकि भरत मुनि तो कहते ही हैं कि केवल शास्त्र तक ही सीमित मत रहो, अपनी चेतना में झांक करके देखो कि इसको कैसे बंधनों से मुक्त किया जा सकता है। इसीलिए लोको वेदस तथा अध्यात्म प्रमाणम त्रिविधम स्मृतम। लोक, वेद और अध्यात्म, ये तीन प्रमाण इस शास्त्र में हैं। तो लोक तो जो संसार है उसमें जो व्यवहार होता है उसको देख करके फिर उसको रचता है रंगमंच पर। शास्त्र में जो बताया गया है नाट्यवेद में जो सनातन ज्ञान चला आ रहा है उसके अनुसार करता है यह वेद। और अध्यात्म जो अपने भीतर देख करके और रचता है फिर से, ये तीनों प्रमाण हैं। तो इन तीनों प्रमाणों के द्वारा नाट्यशास्त्र में नवाचारों की गुंजाइश भी रहती है, परंपरा का सातत्य भी रहता है और प्रयोग हो सकते हैं, इसकी संभावना भी रहती है। और
बीवी कारंत वर्णम वन करते हैं यक्षगान की शैली में। मैकबेथ का अनुवाद, उसमें भी संस्कृत नाटक न होकर के अंग्रेजी का नाटक लिया गया। तो कोई आधुनिक नाटक भी लिया जा सकता है और उसको नाट्यशास्त्र सम्मत विधि विधान से हम करें। उसमें अभिनय की पद्धतियाँ भी नाट्यशास्त्र की हम कहीं कहीं अपनाएं और उन पद्धतियों को बंधे बंधाए ढांचे से मुक्त भी करें, यह भी हो सकता है। तो अत्याधुनिक जो जीवन के अनुभव हैं उनको नाट्यशास्त्र सम्मत पद्धति से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। नई परिकल्पनाएं जोड़ करके हम प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे कि गाय को दुहने का एक दृश्य है गांव में, उसके लिए कोई हस्त नहीं बताया गया। तो नाट्यशास्त्र की पूरी परंपरा बताती है कि नए नए हस्त आते रहे हैं, लोक से नए हस्त जोड़ सकते हैं, या जो भरत मुनि के बताए हुए हस्त हैं उन्हीं को हम प्रकारांतर से गोदोहन के दृश्य के लिए काम में ला सकते हैं। सर्पशीर्ष हस्त जो हम वर्टिकल रखते हैं तो सर्पशीर्ष हस्त होता है, उसी को हम हॉरिजॉन्टल यदि रखेंगे और उसको चलायमान करेंगे तो गोदोहन हस्त बन जाता है। या शिखर हस्त है, मुष्टि हस्त है, उसको भी थोड़ा सा परिवर्तित करके गोदोहन का दृश्य हम बना सकते हैं। बाद के आचार्यों ने तो कई कई नए हस्तों के नाम भी दिए हैं। हम चाहें तो एक गोदोहन हस्त नया नाम दे सकते हैं, लेकिन गाय दुहने का दृश्य बताने के लिए रंगमंच पर सचमुच की गाय लाई जाए और उसको कोई दुहे तो वह कोई आनंद उसका नहीं रहेगा। आनंद सचमुच में तब रहेगा जबकि गाय नहीं है, दूध भी नहीं निकल रहा है, केवल अभिनेता है। वह अभिनेता उसको साकार कर देता है पूरे दृश्य को, और दर्शक की कल्पना में उसके भीतर जगा देता है कि हाँ गाय तो है और वो दुही जा रही है। अभिनेता ही रथ बन जाता है, अभिनेता ही धनुष बन जाता है, अभिनेता ही बाण बन जाता है। यह जो अभिनेता केंद्रित रंगमंच है और इसकी संभावनाएं जितनी हैं वह आधुनिक जीवन को निरूपित करने के लिए भी कारगर हो सकता है। जैसे कि हम कोई नया नाटक कर रहे हैं, एटीएम से पैसा निकालने के लिए जा रहा है कोई, तो सचमुच का एटीएम हो, उसमें सचमुच के रुपए निकलें, ऐसा नाटक में दिखाने की बहुत आवश्यकता नहीं है। चाहें तो यथार्थवादी शैली में कर सकते हैं। नाटक में तो हर तरह के नाटक होते हैं और किए जाने चाहिए। सचमुच की गाय लाइए, सचमुच दुह करके बताइए रंगमंच पर, वो भी नाटक होगा। लेकिन आनंद जब है जबकि कल्पनाओं का संसार एक खड़ा किया जाए और उसकी सिद्धि हो अभिनेता को, उसको खड़ा करने की आंगिक वाचिक सात्विक और आहार्य अभिनयों के द्वारा। तो एटीएम से रुपया निकालने जाता है, उसमें भी हस्त का उपयोग करेगा। तो यह जो हस्त है इस प्रकार का, यह भी हमने मुष्टि हस्त को या सर्वशीर्ष हस्त को इस तरह से ओरिजोनटल रूप में, क्षैतिज रूप में किया और फिर उसको आगे ले जाता है, खींचता है। ये सारे दृश्य उसमें दिखाए जा सकते हैं। बहुत अच्छा नाटक उसको कोई चाहे तो कल्पना से बना सकता है। रुपये निकलने का दृश्य, रुपये गिनने का दृश्य, उसमें सारी हस्त मुद्राएं, आँखें, दृष्टियों के अभिनय, भौहों के अभिनय, वो सब भी जुड़ सकते हैं। तो यह प्राचीन नाटक खेले जाएं संस्कृत रंगमंच पर, यह संभावना है। और नए नाटक खेले जाएं, लेकिन मूल्यबोध जो भरत मुनि का है और कालबोध, दिक्कालबोध जो है, जीवन दृष्टि जो उसके पीछे है, वह सामने आनी चाहिए। तब संस्कृत रंगमंच कहा जाएगा। और उसकी आवश्यकता है। अन्य प्रकार के रंगमंचों की भी आवश्यकता है। यथार्थवादी शैली के रंगमंच भी होते ही रहेंगे और समाज को उनकी भी आवश्यकता रहेगी। लेकिन कई लोग ये जानना चाहेंगे कि हमारा अपना रंगमंच क्या है, भारत का अपना रंगमंच क्या है। यह तो हमने पश्चिम से लिया हुआ है या पारसी शैली से हमने लिया हुआ है कोई रंगमंच, तो उससे अलग हमारा अपना रंगमंच कहाँ है, क्या है, तो उसको परिभाषित करके हमको पुनः प्रतिष्ठित करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।